नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपको पूरी तरह से बांध कर रख देगी। यह कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जो एक मामूली डिलीवरी समझकर अपने सफर पर निकलता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि उसकी ट्रक में जो सामान है वह उसकी जिंदगी बदलने वाला है। जब पुलिस उसे रोकती है तो सच्चाई सामने आती है कि उसके ट्रक में नशीली दवाएं भरी हुई हैं। लेकिन असली मास्टरमाइंड कौन था? क्या यह एक सोची समझी साजिश थी? और इस कहानी का अंत कहां जाकर होगा? अगर आप ऐसी ही रोमांचक और सस्पेंस से भरी कहानी आना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह कहानी आपको हर मोड़ पर चौंकाने वाली है। रात के 2 बजे थे। हाईवे लगभग खाली था, बस इक्का दुक्का गाड़ियां ही सड़कों पर दौड़ रही थीं। रवि शर्मा, जो कि पिछले 12 सालों से ट्रक चला रहा था, अपने ट्रक नंबर 766 के साथ एक नई डिलीवरी के लिए निकला था। यह सफर उसके लिए किसी आम दिन जैसा ही था। लंबी सड़कें, अकेलापन और सिर्फ ट्रक के इंजन की गूंज। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आज की रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रवि को यह ऑर्डर उसके पुराने मालिक गुलजार भाई ने दिया था, जो शहर के बड़े कारोबारियों में से एक था। रवि को यह ट्रक एक गोडाउन से उठाना था और इसे मुंबई के एक वेयर हाउस तक पहुंचाना था। उसे बताया गया था कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान भरा हुआ है और माल बेहद कीमती है, इसलिए उसे किसी भी हाल में रास्ते में रुकना नहीं था। रवि ने कोई सवाल नहीं पूछा। काम ही तो करना था, पैसे मिल रहे थे, बस और क्या चाहिए। जैसे ही रवि ने ट्रक स्टार्ट किया और हाईवे पर चढ़ा, उसे महसूस हुआ कि ट्रक इस बार थोड़ा भारी था, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह ट्रक चलाते हुए अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। कैसे वह एक आम आदमी था जो सिर्फ अपने परिवार का पेट पालने के लिए यह काम करता था। लेकिन उसे क्या पता था कि वह आज एक ऐसे खेल का हिस्सा बनने जा रहा था जहां हर मोड़ पर धोखा था। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते ही रवि को एहसास हुआ कि पीछे से एक काली स्कॉर्पियो काफी देर से उसके पीछे लगी हुई थी। पहले तो उसने सोचा कि यह कोई आम गाड़ी होगी, लेकिन जब वह स्पीड बढ़ाता तो वह भी स्पीड बढ़ा लेती। जब वह धीमा करता तो वह भी धीरे हो जाती। क्या यह महज एक संयोग था या फिर कोई उसकी ट्रक का पीछा कर रहा था? रवि ने अपने मालिक गुलजार भाई को फोन लगाया, लेकिन फोन नहीं लगा। उसने खुद को शांत रखते हुए सोचा कि शायद वह ज्यादा सोच रहा है। लेकिन तभी अचानक आगे से पुलिस की एक चेक पोस्ट दिखाई दी। पुलिस वाले सभी गाड़ियों को रोक रहे थे और चेकिंग कर रहे थे। रवि को हल्का सा डर महसूस हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिरकार वह तो बस एक ट्रक ड्राइवर था। लेकिन जैसे ही पुलिस ने ट्रक रोका, रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या होने वाला था? क्या यह कोई आम चेकिंग थी या फिर पुलिस को पहले से ही कुछ पता था? पुलिस ने रवि को ट्रक से नीचे उतरने का इशारा किया। उसने धीरे से ब्रेक लगाया और ट्रक एक हल्की झटके के साथ रुक गया। एक पुलिस अधिकारी, जिसका नाम इंस्पेक्टर देव था, ट्रक के पास आया और सख्त लहजे में बोला, कागजात दिखाओ। रवि ने तुरंत जेब से ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रक के दस्तावेज निकाले। इंस्पेक्टर ने उन्हें ध्यान से देखा, फिर बोला, ट्रक का दरवाजा खोलो और नीचे उतरो। रवि के माथे पर पसीना आ गया। उसने हड़बड़ाते हुए दरवाजा खोला और नीचे उतर आया। क्या हुआ साहब? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, रवि ने घबराए हुए स्वर में कहा। इंस्पेक्टर ने उसकी बात अनसुनी करते हुए ट्रक की जांच शुरू कर दी। उसने अपने कुछ सिपाहियों को इशारा किया और वे ट्रक के पीछे के हिस्से की ओर बढ़े। ट्रक का दरवाजा खोला गया और टॉर्च की रोशनी अंदर डाली गई। कुछ सेकंड तक पुलिस वाले अंदर झांकते रहे। फिर अचानक एक कांस्टेबल चिल्लाया, सर, आपको यह देखना चाहिए। इंस्पेक्टर देव ने तेजी से ट्रक के पीछे की ओर कदम बढ़ाए और जैसे ही उसने अंदर देखा, उसका चेहरा गंभीर हो गया। रवि ने भी हल्की झलक पाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने उसे पीछे धकेल दिया। इंस्पेक्टर ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल मिलाया। हाँ सर, हमें बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ मिले हैं। ड्राइवर को हिरासत में लिया जा रहा है। आदेश का इंतजार कर रहा हूं। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह क्या हो रहा था उसके ट्रक में? ऐसा क्या मिला था? उसने पुलिस से पूछने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। कुछ मिनटों बाद इंस्पेक्टर देव उसकी ओर मुड़ा और बोला, रवि शर्मा, तुम पर नशीली दवाओं की तस्करी का आरोप है। हम तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। रवि की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह कैसे हो सकता था? उसने तो बस ट्रक लोड किया था और रवाना हुआ था। उसे इस सामान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन पुलिस को यकीन था कि वह झूठ बोल रहा था।
कांस्टेबलों ने उसे पकड़ लिया और हथकड़ियां लगा दी। रवि ने छटपटाते हुए कहा, साहब, मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन इंस्पेक्टर देव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने इशारा किया और पुलिस की गाड़ी रवि को लेकर थाने की ओर रवाना हो गई। रास्ते भर रवि के दिमाग में बस यही चल रहा था कि यह सब कैसे हुआ। अगर ट्रक में नशीली दवाएं थीं तो उन्हें वहां किसने रखा, उसे इस काम में किसने फंसाया। जब वह थाने पहुंचा तो उसे लॉकअप में डाल दिया गया। इंस्पेक्टर देव ने उसकी पूरी डिटेल निकाली और उसका रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया। रवि के खिलाफ पहले कोई मामला दर्ज नहीं था। वह बस एक आम ट्रक ड्राइवर था जो अपना परिवार पालने के लिए काम करता था। लेकिन अब वह एक बड़े अपराध में फंस चुका था। अगले दिन उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया और सामने कुर्सी पर इंस्पेक्टर देव बैठा था जो उसे घूर रहा था। रवि ने गहरी सांस ली और कहा, साहब, मुझे नहीं पता कि मेरे ट्रक में यह सब कैसे आया। मैं बस ड्राइवर हूं, मुझे किसी ने इस खेल में फंसा दिया है। इंस्पेक्टर ने उसकी आंखों में देखा और ठंडे स्वर में कहा, रवि शर्मा, झूठ मत बोलो। हम सब जानते हैं कि यह सामान तुम्हें मुंबई पहुंचाना था। तुम्हें इसके बारे में सब पता था। हमें सिर्फ यह बताओ कि माल किसका था और किसे डिलीवर करना था। रवि ने फिर से अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन इंस्पेक्टर को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। पुलिस पहले से ही रवि के मालिक गुलजार भाई पर नजर रखे हुए थी, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। अब जब उनके ट्रक से नशीली दवाएं मिली थीं, तो पुलिस पूरी तरह से मान चुकी थी कि यह सब एक सोची समझी साजिश थी। इंस्पेक्टर देव ने रवि को एक तस्वीर दिखाई। यह गुलजार भाई की थी और उसने पूछा, क्या यही तुम्हारा मालिक है? रवि ने सहमते हुए सिर हिलाया। इंस्पेक्टर ने एक और तस्वीर निकाली जिसमें कुछ लोगों के चेहरे थे और पूछा, इनमें से किसे तुम जानते हो? रवि ने उन तस्वीरों को ध्यान से देखा, लेकिन वह किसी को नहीं पहचान पाया। इंस्पेक्टर ने लंबी सांस ली और बोला, अच्छा, तो तुम सब कुछ भूल चुके हो? ठीक है, हम तुम्हारी याददाश्त वापस लाने का इंतजाम करते हैं। इसके बाद रवि को लॉकअप में वापस भेज दिया गया, लेकिन अब वह समझ चुका था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं था। उसे कुछ करना था। उसे यह पता लगाना था कि असल गुनहगार कौन है, क्योंकि अगर उसने कुछ नहीं किया तो यह केस सीधा उसे उम्र कैद तक ले जा सकता था। रवि ने ठान लिया था कि वह अपने ऊपर लगे इस झूठे आरोप से खुद को बचाकर रहेगा, लेकिन क्या वह सच में यह कर पाएगा? क्या उसे अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई रास्ता मिलेगा, या फिर वह एक ऐसी साजिश में फंस चुका था जिससे निकलना नामुमकिन था? रवि पूरी रात लॉकअप में बैठा यही सोचता रहा कि आखिर यह सब कैसे हुआ। अगर वह निर्दोष था तो असली गुनहगार कौन था और उसे क्यों फंसाया जा रहा था? वह बार बार खुद से सवाल कर रहा था कि क्या यह गुलजार भाई का खेल था या फिर कोई और बड़ी साजिश चल रही थी। लेकिन अब उसके पास ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि पुलिस उसकी कहानी पर भरोसा करने के मूड में नहीं दिख रही थी। अगली सुबह इंस्पेक्टर देव दोबारा रवि से मिलने आया। उसके हाथ में एक फाइल थी। उसने कुर्सी पर बैठते ही रवि की तरफ देखा और कहा, रवि, तुम्हारे पास आखिरी मौका है। हमें बताओ कि यह माल कहां ले जाना था और इसके पीछे कौन है, वरना तुम्हें इसके अंजाम का अंदाजा भी नहीं है। रवि ने थकी हुई आवाज में कहा, साहब, मैं सच कह रहा हूं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो बस अपना काम कर रहा था और मुझे नहीं मालूम था कि ट्रक में यह सब रखा गया है। इंस्पेक्टर देव ने गहरी सांस ली और फाइल खोलकर रवि के सामने कुछ तस्वीरें रख दी। ये तस्वीरें मुंबई के अलग अलग वेयर हाउस और लोगों की थीं। इनमें से एक तस्वीर देखकर रवि चौंक गया। ये तस्वीर उस वेयर हाउस की थी जहां उसे ट्रक पहुंचाना था। इंस्पेक्टर ने उसके चेहरे के हाव भाव देख लिए और तुरंत कहा, लगता है अब तुम्हें कुछ याद आने लगा है। रवि ने सिर उठाया और कहा, साहब, यही वह जगह थी जहां गुलजार भाई ने मुझे ट्रक छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन मैंने कभी इन लोगों को नहीं देखा। इंस्पेक्टर देव ने एक और तस्वीर निकाली। ये एक सीसीटीवी फुटेज थी जिसमें गुलजार भाई किसी और आदमी से हाथ मिला रहा था। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या तुम इस आदमी को पहचानते हो? रवि ने ध्यान से देखा और उसकी आंखें फैल गईं। यह आदमी गुलजार भाई के सबसे करीबी लोगों में से था, जिसका नाम बबलू था। रवि ने तुरंत कहा, हाँ साहब, यह बबलू है। यह गुलजार भाई के लिए काम करता है, लेकिन मैं नहीं जानता कि इसका इस सब से क्या लेना देना है। इंस्पेक्टर देव अब समझ चुके थे कि इस खेल में बहुत बड़े लोग शामिल हैं। उन्होंने तुरंत अपनी टीम को आदेश दिया कि बबलू की तलाश की जाए। पुलिस ने गुलजार भाई के ठिकाने पर छापा मारा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने पहले ही खबर लीक कर दी हो।
पुलिस को वहां से कुछ नकली दस्तावेज और कुछ संदिग्ध फोन नंबर मिले जिन पर कई बार अंतर्राष्ट्रीय कॉल की गई थी। इसका मतलब था कि यह मामला सिर्फ ड्रग्स का नहीं बल्कि किसी बड़ी तस्करी से जुड़ा हुआ था। रवि अब इस साजिश का सिर्फ एक मोहरा था जिसे इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इससे पहले कि रवि को कुछ राहत मिलती, अचानक लॉकअप के बाहर हंगामा मच गया। 2 पुलिस वालों को गोली मार दी गई थी और बाहर कुछ लोग गोलियां चला रहे थे। इंस्पेक्टर देव ने तुरंत स्थिति को संभालने के लिए अपनी टीम को आदेश दिया, लेकिन तभी रवि ने देखा कि एक पुलिस वाला उसकी तरफ आया और धीरे से कहा, रवि भाई, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। रवि को समझ नहीं आया कि यह पुलिस वाला कौन था, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि यह सब उसके लिए सही नहीं था। उसने खुद को संभाला और कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। तभी पुलिस वाले ने अपनी जेब से एक पिस्टल निकाली और रवि की ओर तान दी। रवि अब समझ चुका था कि यह कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि उन लोगों में से एक था जो उसे मारना चाहते थे। इसी बीच इंस्पेक्टर देव ने यह सब देख लिया और तुरंत अपनी बंदूक निकालकर उस नकली पुलिस वाले पर गोली चला दी। वह आदमी वहीं गिर पड़ा। अब सब कुछ साफ था, कोई न कोई हर हाल में रवि को मारना चाहता था। इंस्पेक्टर देव ने तुरंत रवि को बाहर निकाला और अपनी गाड़ी में बैठाकर कहा, अब यह केस सिर्फ ड्रग्स का नहीं रहा, अब तुम्हारी जान भी खतरे में है। रवि को अब तक समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन अब वह इंस्पेक्टर देव के साथ था और उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था। इस खेल का असली मास्टरमाइंड कौन है, यह पता लगाना। क्या वह इसमें सफल होगा या फिर यह साजिश उसे भी लील जाएगी? रवि अब तक यह समझ चुका था कि यह मामला जितना ऊपर से सीधा दिख रहा था, अंदर से उतना ही उलझा हुआ था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह इस खेल में फंसा कैसे। पुलिस से ज्यादा अब उसकी खुद की जान को खतरा था, क्योंकि जिन लोगों ने उसे इस जाल में फंसाया था वे उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। इंस्पेक्टर देव ने गाड़ी तेजी से हाईवे की तरफ मोड़ दी और कहा, रवि, तुम्हें अभी सुरक्षित जगह ले जाना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम मर गए तो हम कभी यह साबित नहीं कर पाएंगे कि तुम निर्दोष हो। रवि ने धीरे से कहा, साहब, अगर मैं निर्दोष हूं तो असली मास्टरमाइंड कौन है? देव ने गहरी सांस ली और कहा, यही तो पता लगाना है। लेकिन इतना तय है कि गुलजार भाई अकेला नहीं है, उसके ऊपर कोई और बड़ा खिलाड़ी है। गाड़ी सीधी मुंबई के क्राइम ब्रांच के एक सेफ हाउस में जाकर रुकी। रवि को अंदर ले जाया गया। यहां पर पहले से कुछ अधिकारी मौजूद थे। इंस्पेक्टर देव ने एक नक्शा निकाला और रवि के सामने रखते हुए पूछा, क्या तुम जानते हो कि गुलजार भाई का असली ठिकाना कहाँ है? रवि ने सिर हिलाया। साहब, मैं बस ट्रक चलाता था, गुलजार भाई कहाँ रहता था ये मुझे नहीं पता। देव ने फिर पूछा, तो तुम बबलू को कितना जानते हो? रवि ने कहा, सिर्फ इतना कि वह गुलजार भाई के सबसे खास लोगों में से था, हर बड़ा काम वही संभालता था। देव ने तुरंत अपने एक अफसर को इशारा किया और कहा, बबलू को ढूंढो। लेकिन इससे पहले कि अफसर कुछ करता, तभी फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से किसी ने कहा, सर, बबलू का शव एक गोदाम में मिला है, वह मारा जा चुका है। देव ने फोन काट दिया और रवि की ओर देखा। अब यह केस और भी उलझ गया था। बबलू, जिसके बारे में सोचा जा रहा था कि वह मास्टरमाइंड हो सकता है, अब वह खुद मारा जा चुका था। लेकिन सवाल यह था कि उसे किसने मारा और क्यों? तभी अचानक सेफ हाउस की लाइट झपकने लगी और कुछ सेकंड बाद बिजली चली गई। एकदम सन्नाटा छा गया। रवि ने धीरे से कहा, साहब, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। देव ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और इशारा किया कि सब लोग अलर्ट रहें। तभी बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। देव ने खिड़की से झांका और देखा कि कुछ लोग बंदूकें लिए इमारत की तरफ बढ़ रहे थे। देव ने तुरंत रवि को कवर लेते हुए अपनी टीम को तैयार रहने का इशारा किया। अगली ही पल गोलियां चलने लगीं। सेफ हाउस के दरवाजे पर लगातार फायरिंग हो रही थी। देव और उसकी टीम ने जवाबी फायरिंग शुरू की, लेकिन हमलावरों की संख्या ज्यादा थी। रवि पूरी तरह से कांप चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे इतनी बड़ी साजिश में क्यों घसीटा गया। तभी देव ने चिल्लाकर कहा, रवि, नीचे झुको। लेकिन रवि के दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्या वह आज की रात जिंदा बच पाएगा? देव ने तुरंत रवि को पीछे के दरवाजे से निकलने का इशारा किया और खुद फायरिंग करता रहा। रवि भागते हुए सेफ हाउस के पिछले हिस्से में पहुंचा, जहां पहले से एक पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। एक अफसर ने दरवाजा खोला और रवि को अंदर बैठाया। गाड़ी तुरंत वहां से निकल पड़ी। पीछे से गोलियों की आवाज अब भी आ रही थी। रवि ने गाड़ी चला रहे अफसर से पूछा, साहब, ये सब कौन करवा रहा है? अफसर ने बिना देखे जवाब दिया, गुलजार भाई के पीछे कोई बहुत बड़ा आदमी है
जो नहीं चाहता कि यह केस खुले, लेकिन कौन है यह अभी तक साफ नहीं है। रवि ने खिड़की से बाहर देखा। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन इस अंधेरे से भी ज्यादा बड़ा रहस्य यह था कि उसके पीछे कौन था। गाड़ी सीधा पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची और रवि को अंदर ले जाया गया। देव पहले ही वहां पहुंच चुका था और फोन पर किसी से बात कर रहा था। फोन काटने के बाद देव ने रवि से कहा, अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें गुलजार भाई को पकड़ना ही होगा, क्योंकि जब तक वह नहीं मिलेगा तब तक यह नहीं पता चलेगा कि असली खिलाड़ी कौन है। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि वह इस सब से भाग क्यों रहा है। देव ने अपनी टीम से कहा कि मुंबई के हर उस ठिकाने पर छापा मारा जाए जहां गुलजार भाई के होने की संभावना हो। अगले कुछ घंटों में कई जगहों पर रेड डाली गई, लेकिन गुलजार भाई कहीं नहीं मिला। वह जैसे गायब हो चुका था। इसी बीच एक नया सुराग सामने आया। पुलिस को गुलजार भाई के पुराने फोन रिकॉर्ड्स मिले, जिसमें कुछ ऐसे नंबर थे जिनसे उसने लगातार संपर्क किया था। इनमें से एक नंबर किसी अंतरराष्ट्रीय लोकेशन से ऑपरेट हो रहा था। देव को अब समझ में आ रहा था कि यह मामला सिर्फ नशीली दवाओं का नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल रैकेट का था। लेकिन रवि को अब भी इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि उसे ही क्यों फंसाया गया। आखिर यह सब उसकी जिंदगी में क्यों आया। रवि को अचानक याद आया कि एक बार बबलू ने उससे कहा था कि बड़े लोग अपने छोटे खिलौनों को कब इस्तेमाल करना है और कब फेंकना है, यह अच्छे से जानते हैं। क्या रवि भी सिर्फ एक मोहरा था, या फिर इस खेल में उसकी कोई और अहमियत थी? तभी देव ने एक नक्शा सामने रखा और कहा, हमें मुंबई के उस अंडरग्राउंड वेयर हाउस में जाना होगा जहां से गुलजार भाई अपना धंधा चलाता था। लेकिन अब सवाल यह था कि वहां जाने के बाद वे क्या पाएंगे। क्या यह केस यहीं खत्म होने वाला था, या फिर कोई और बड़ा राज सामने आने वाला था रवि के सामने? अब दो ही रास्ते थे, या तो वह पुलिस की मदद से इस केस की गहराई तक जाकर अपनी बेगुनाही साबित करे, या फिर खुद को भाग्य के भरोसे छोड़ दे। लेकिन अब उसके पास पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। इंस्पेक्टर देव पहले ही ठान चुके थे कि वह इस केस को हर हाल में सुलझा कर रहेंगे। उन्होंने तुरंत अपनी टीम को इकट्ठा किया और उस अंडरग्राउंड वेयरहाउस पर छापा मारने की योजना बनाई, जहां से गुलजार भाई अपने सारे गैरकानूनी कामों को अंजाम देता था। पुलिस टीम पूरी तैयारी के साथ वेयरहाउस की ओर बढ़ी। रास्ते में देव ने रवि से कहा, तुम्हें सिर्फ हमारे पीछे रहना है और किसी भी हाल में कोई मूर्खता नहीं करनी। रवि ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में सवाल था कि क्या वह इस लड़ाई में वाकई सही पक्ष में खड़ा है, या फिर उसे किसी और तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। वेयरहाउस शहर के बाहरी इलाके में था। चारों ओर अंधेरा था और चार दीवारी से घिरा यह गोदाम पूरी तरह वीरान लग रहा था। पुलिस की गाड़ियों ने दूर ही अपनी लाइट्स बंद कर दी ताकि उनकी मौजूदगी का किसी को अंदाजा न हो। देव ने इशारे से अपने सिपाहियों को चारों ओर फैलने को कहा। सब धीरे धीरे बढ़ने लगे और जैसे ही मुख्य गेट के पास पहुंचे, अंदर से हल्की हल्की आवाजें आने लगीं। देव ने धीरे से गेट खोला और टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। अंदर एक बड़ा हॉल था जिसमें कुछ लोग सामान को इधर उधर कर रहे थे। वहां मौजूद कुछ ट्रकों में भारी बॉक्स लोड किए जा रहे थे। देव ने धीरे से कान में लगे वायरलेस पर कहा, सब अलर्ट रहो, यह सही जगह है। अचानक एक पुलिस वाले का पैर किसी ड्रम से टकराया और तेज आवाज हुई। अंदर मौजूद लोगों ने तुरंत सतर्क होकर चारों तरफ देखा और फिर कुछ ही सेकंड में गोलियां चलने लगीं। देव और उसकी टीम ने जवाबी फायरिंग की। पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। कुछ ही मिनटों में वहां भगदड़ मच गई। कुछ लोग भाग निकले, लेकिन कुछ को पकड़ लिया गया। जब गोलियां चलनी बंद हुई तो अंदर का दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। कुछ लोग जमीन पर पड़े थे और कुछ को पुलिस ने हथकड़ियों में जकड़ रखा था। देव ने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन गुलजार भाई कहीं नहीं था। वह अब भी फरार था। पुलिस ने वहां मौजूद सामान की जांच की और जैसे ही एक बॉक्स खोला गया, सबके होश उड़ गए। बॉक्स के अंदर सिर्फ ड्रग्स ही नहीं, बल्कि अवैध हथियार और बड़ी मात्रा में कैश भी था। यह मामला अब और भी बड़ा हो चुका था। रवि एक कोने में खड़ा यह सब देख रहा था। उसे अब समझ में आ रहा था कि वह किस जाल में फंसा था। देव ने तुरंत गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ शुरू की, लेकिन कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं था। तभी पुलिस को एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया जो गोदाम के पिछले हिस्से में था। देव ने इशारा किया और कुछ पुलिस वालों को साथ लेकर अंदर गया। अंदर एक संकरी गली नुमा जगह थी जहां हल्की रोशनी थी और एक कमरे से किसी के बोलने की आवाज आ रही थी। देव ने धीरे से आगे बढ़ते हुए दरवाजा खोला।
अंदर का नजारा चौंकाने वाला था। गुलजार भाई एक लैपटॉप के सामने बैठे किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने देव को देखा, उन्होंने तुरंत बंदूक निकाली, लेकिन देव ने फुर्ती दिखाते हुए उसे लात मारी, जिससे बंदूक दूर गिर गई। पुलिस वालों ने गुलजार भाई को दबोच लिया, लेकिन उस लैपटॉप की स्क्रीन पर जो चेहरा दिख रहा था, उसे देखकर सब हैरान रह गए। यह कोई और नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक नेता का खास आदमी था, जिसने इतने सालों से इस पूरे रैकेट को छुपा कर रखा था। देव ने तुरंत लैपटॉप को जब्त कर लिया, लेकिन स्क्रीन पर मौजूद आदमी ने सिर्फ इतना कहा, तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और फिर कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। गुलजार भाई को पकड़ लिया गया था, लेकिन अब साफ हो चुका था कि यह खेल यहीं खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि इसके पीछे किसी और का भी हाथ था। पुलिस गुलजार भाई को लेकर हेडक्वार्टर पहुंची। उसने पहले तो कुछ भी कहने से मना कर दिया, लेकिन जब देव ने सबूतों के साथ उसे घेर लिया तो वह टूट गया और उसने कबूल किया कि यह सब एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह का हिस्सा था, जो ड्रग्स और हथियारों की तस्करी में लिप्त था। गुलजार भाई सिर्फ एक मोहरा था और असली खेल कोई और खेल रहा था। रवि को आखिरकार निर्दोष साबित कर दिया गया, लेकिन वह अब भी इस बात से परेशान था कि उसका नाम इस पूरे मामले में क्यों फंसाया गया था। तभी गुलजार भाई ने रवि की ओर देखा और कहा, तेरा नाम गलती से नहीं आया था, ये लोग तुझे इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि तुझे हर कोई भरोसेमंद मानता था। रवि के दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसे महसूस हुआ कि वह न चाहते हुए भी इस खेल का हिस्सा बना दिया गया था। देव ने रवि की पीठ थपथपाई और कहा, तुम्हारा नाम साफ हो गया है, लेकिन याद रखना, यह लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई। रवि ने राहत की सांस ली। वह बच गया था, लेकिन उसे अब भी इस बात की चिंता थी कि क्या सच में यह खेल यहीं खत्म हो गया था, या फिर वह अब भी किसी और जाल में फंसा हुआ था। क्या सच में उसे अब खतरा नहीं था, या फिर उसकी जिंदगी अब भी दांव पर थी। इंस्पेक्टर देव ने रवि से कहा, तुम अब आजाद हो, लेकिन अगर कभी तुम्हें सच जानने की जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। रवि ने देव की ओर देखा और धीरे से सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल था, क्या वह सच में इस बुरे सपने से निकल चुका था, या फिर यह सिर्फ एक शुरुआत थी। रवि को आखिरकार पुलिस ने निर्दोष मान लिया था, उसे रिहा कर दिया गया था, लेकिन उसके मन में अब भी कई सवाल थे। क्या यह खेल यहीं खत्म हो गया था, या फिर इसके पीछे कुछ और भी था। उसने इंस्पेक्टर देव की ओर देखा, जो अब भी केस की फाइल में कुछ पन्ने पलट रहे थे। रवि ने धीरे से पूछा, साहब, क्या आपको लगता है कि यह सब यहीं खत्म हो गया? देव ने बिना सिर उठाए कहा, रवि, जिन चीजों में बड़े लोग शामिल होते हैं वे इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। गुलजार भाई तो बस एक मोहरा था, असली खिलाड़ी अब भी बाहर हैं, और हम उन्हें इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकते। रवि ने गहरी सांस ली। उसे यह सब एक बुरे सपने जैसा लग रहा था। वह बस एक आम ट्रक ड्राइवर था, जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए सड़कों पर निकलता था, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि वह एक ऐसे खेल का हिस्सा बन चुका है जहां जिंदगी और मौत के बीच का फासला बहुत कम था। रवि को पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही हल्की ठंड महसूस हुई। रात का अंधेरा घना हो चुका था, सड़कें सुनसान थीं और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। उसने जेब से सिगरेट निकाली और लाइटर जलाने की कोशिश की, लेकिन हाथ कांप रहे थे। यह सिर्फ ठंड की वजह से नहीं था, उसके मन में अब भी अजीब सा डर था। उसने सड़क के किनारे एक चाय की दुकान देखी और वहां जाकर बैठ गया। दुकान वाला उसे पहचानता था और बोला, अरे रवि भाई, आज बहुत दिन बाद दिखे, सब ठीक तो है? रवि ने हल्की मुस्कान दी और कहा, हाँ सब ठीक है, लेकिन उसके अंदर सवालों का तूफान था। उसने चाय का एक घूंट लिया और सोचने लगा, क्या सच में सब ठीक था? तभी सड़क के दूसरी तरफ एक काली स्कॉर्पियो आकर रुकी। रवि की नजर उस पर गई और उसका दिल एक पल के लिए तेजी से धड़कने लगा। यही वह गाड़ी थी जो उस रात उसकी ट्रक के पीछे चल रही थी। गाड़ी की खिड़की धीरे से नीचे सरकी और अंदर बैठा आदमी रवि को घूरता रहा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ सेकंड बाद गाड़ी फिर से आगे बढ़ गई और अंधेरे में गुम हो गई। रवि अब भी अपनी जगह पर जड़ सा बैठा था। उसे महसूस हो रहा था कि यह खेल अब भी खत्म नहीं हुआ था। इंस्पेक्टर देव ने कहा था कि कुछ परछाइयां इतनी जल्दी नहीं मिटती, और अब उसे यकीन होने लगा था कि यह सच था। रवि ने अपनी चाय खत्म की और उठकर जाने लगा, लेकिन उसके कदम अब भी भारी थे। उसे नहीं पता था कि वह अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा था या फिर एक नए खतरे में कदम रख चुका था। वह बस एक ट्रक ड्राइवर था, लेकिन अब वह जान चुका था कि कभी कभी एक आम आदमी भी एक बड़ी साजिश का हिस्सा बन सकता है।
उसने अपनी ट्रक की चाबी निकाली और इंजन स्टार्ट किया। ट्रक का नंबर 786 अब भी वहीं था, लेकिन अब यह सिर्फ एक नंबर नहीं था। यह एक कहानी थी, एक ऐसी कहानी जो अभी खत्म नहीं हुई थी, एक ऐसा सफर जो शायद अभी पूरा नहीं हुआ था। क्या रवि अब सुरक्षित था, या फिर यह साजिश अब भी उसके आसपास मंडरा रही थी? यह सवाल अब भी हवा में था, लेकिन सच यही था कि जब तक कुछ परछाइयां बची रहती हैं, तब तक खेल खत्म नहीं होता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही सस्पेंस, क्राइम और थ्रिलर से भरी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। क्या रवि सच में इस जाल से निकल चुका था, या फिर यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई? क्या कभी कभी एक आम आदमी भी ऐसी साजिशों का शिकार हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। नई और रोमांचक कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और याद रखें, हर सफर उतना आसान नहीं होता जितना दिखता है।